हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 10 चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उसी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज जो है वो बंगाल आते हैं और बंगाल आने के बाद किस तरीके से उन्होंने जमींदारों के द्वारा छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनका शोषण किया और उन पर जबरदस्ती का टैक्स को थोप दिया। फिर दोस्तों क्यों आखिर किसान उसको पे नहीं कर पाते थे, इसको हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ देखा था। फिर दोस्तों पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो पहाड़िया लोग हैं और जो संथाल है उन लोगों के साथ अंग्रेज जो है वो दुर्व्यवहार करता है। यानी कि पहले संथाल को रहने के लिए जगह देता है, फिर उन्हीं के ऊपर दोस्तों टैक्स लगा दिया जाता है। फिर जो संथाल है वो विद्रोह पर उतर आते हैं और किस तरीके से पहाड़िया लोग जो है वो अंग्रेज से नफरत करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इन्हीं चीजों को देखा। दोस्तों आज का जो वीडियो है आज भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको बोलेंगे प्लीज उसको नोट करेंगे, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट 3 है, आप लोग ध्यान रखिए। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज इसके बाद या फिर इससे पहले उसको देख लेंगे तो दोस्तों और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले जो है 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने 9 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको भी जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों सभी चैप्टर। ठीक है, चलिए तो आज पार्ट 3 देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए राजस्व प्रणाली के बारे में। ठीक है, पिछले अध्याय में हम लोगों ने संथाल के बारे में लास्ट तक पढ़ा था और संथाल किस तरीके से विद्रोह पर उतर आते हैं। फिर जो किसान यानी कि जो अंग्रेज है वो उन्हीं के गांव में जो है एक प्रकार का जहां पर वो बसे हुए रहते हैं वहीं पे एक थाना स्थापित कर देता है। फिर थाना के द्वारा दोस्तों जबरदस्ती का मनमानी करता है। ठीक है, हम लोगों ने कल के वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखा था। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एक नए राजस्व प्रणाली के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राजस्व की मांग तथा किसान का कर्ज। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर का ही नाम है उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि किस तरीके से उन्होंने यानी कि उन लोगों ने जो अंग्रेज है वो बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किया। फिर जो किसान है उन पर जबरदस्ती का टैक्स को थोप दिया कि आपको इतना पे करना ही पड़ेगा चाहे आपका उपजाऊ हो ना हो। तो दोस्तों उन्हीं चीजों को जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही मजा है। फिर कपास की खेती में तेजी, इसको भी देखेंगे। फिर दोस्तों ऋण का स्रोत सूख गया, फिर जो है आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा प्लीज नोट करेंगे, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा ये वीडियो दोस्तों आपका व्यर्थ चला जाएगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया वहां भी दोस्तों राजस्व की जो है नई प्रणाली स्थापित कर दी गई। तो पहले तो शुरुआत तो है वो बंगाल से किया था, कोलकाता से ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि वहां पर जब एंट्री किए तो वहां पर सिराजुद्दौला जो कि वहां के नवाब थे बंगाल के, उसके साथ पहले युद्ध किया, जिस युद्ध को बोलते हैं प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, तो पहले वो युद्ध किया, युद्ध करने के बाद वो बंगाल में बस गया। फिर धीरे धीरे उसका राज बंगाल पे चल गया। फिर धीरे धीरे दोस्तों वो क्या किया, ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया। ठीक है, वहां भी राजस्व की नई प्रणाली स्थापित कर दी गई, यानी कि वहां पे टैक्स लेने का एक नया सिस्टम जो पहले चल रहा था उसको बदल करके एक अपना नया सिस्टम शुरू कर दिया। इस्तमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले में भी लागू किया गया। और मैंने आपको बताया था कि इस्तमारी बंदोबस्त जो कि अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, इसमें क्या था कि एक फिक्स आपको इतना देना ही होगा, टैक्स आपको देना ही होगा। इसके बिना अगर आप नहीं देंगे तो आपको अपना जमीन जो है नीलामी कर देना पड़ेगा। ये था आपका इस्तमारी बंदोबस्त। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है इस्तमारी बंदोबस्त के बारे में। तो दोस्तों इस्तमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले में भी लागू किया गया था। कहां पर? बिरले में। ठीक है, इसका कारण था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई और औपनिवेशिक सरकार तय की गई भू राजस्व जिसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू को और अधिक बढ़ाने के लिए नीति बनाई। ठीक है, इस कारण जो 1810 के बाद है खेती की जो कीमतें हैं, एक प्रकार की जो सामानें लगती थी खेती करने में, उनकी कीमतें जो है बढ़ गई और औपनिवेशिक सरकार ये तय की यानी कि जो अंग्रेज सरकार थे वो तय की भू राजस्व को और अधिक बढ़ाने के लिए एक नीति भी बनाई, यानी कि एक पॉलिसी भी बनाई, यानी कि टैक्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहले तो खेती का कीमत भी ज्यादा कर दिया, फिर टैक्स भी जो है वो भी ज्यादा कर दिया। देखिए हर तरह से अन्याय जो है वो किसानों के साथ। आगे देखिए 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। कौन? 1820 के दशक तक इंग्लैंड में एक नाम था जिसका नाम था डेविड रिकार्डो। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध यानी कि फेमस अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। औपनिवेशिक अधिकारी ने डेविड के विचारों का अध्ययन महाविद्यालय जीवन में किया था। और औपनिवेशिक जो ये डेविड थे यानी कि डेविड जो थे वो डेविड के विचारों का जो अध्ययन है, यानी कि औपनिवेशिक जो अधिकारी है वो डेविड के विचारों का जो अध्ययन है वो कहां पर किए थे? महाविद्यालय। जब उसका जीवन महाविद्यालय में था उस समय इनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। जब महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें लागू करने का काम हाथ में लिया तो डेविड के विचार अनुसार कार्रवाई करने लगे। ठीक है, और जब शुरुआत में जब महाराष्ट्र में 1820 के दशक में वहां पर भी इस तरीके का टैक्स वगैरह लागू करना शुरू कर दिया तो डेविड के विचार अनुसार यानी कि डेविड के अनुसार ही वहां पर सारा चीज होने लगी। ठीक है, रिकॉर्डो के विचार के अनुसार
भूस्वामी को उस समय लागत यानी कि औसत लागतों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त होने लगे। यानी कि रिकार्डो जो थे वो भी एक आदमी थे, इसी के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेविड रिकार्डो, जिसको हम लोग रिकार्डो भी बोलते हैं, तो एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उन्हीं के अनुसार जो है भूस्वामी को उस समय लागू यानी कि औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त होने लगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयत बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैयत बारी। यानी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजस्व प्रणाली बंबई के दक्कन में लागू की गई थी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रैयत बारी। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर यह कहना है कि जो जिसका नाम था डेविड रिकार्डो, वो जो है 1820 के दशक में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उन्हीं के बारे में पता लग चुका था, महाविद्यालय जीवन में ही अधिकारी को पता लग चुका था कि ये जो है यहाँ पर जितना भी कार्रवाई वगैरह होगी मुंबई में, यानी कि उस समय महाराष्ट्र में, तो वो जो है इसी के अनुसार होगी। ठीक है, फिर क्या किया, रिकार्डो के विचार के अनुसार वहां पर जो है भूस्वामी को उस समय लागू किया और औसत लगानों को यानी कि एक प्रकार का एवरेज लगान, एवरेज टैक्स कि इतना इतना देना पड़ेगा, एवरेज करने का ही हक होना चाहिए, ये इन्होंने कही। ठीक है, और भूमि से औसत लगानों से अधिक प्राप्त होने लगे। और फिर जब ये औसत लगाया यानी कि एवरेज लगाया, जैसे मान लेते हैं आप अगर 3 कट्ठा को क्या कहता है 3 बोरी धान उपजाते, कोई 2 बोरी उपजाता है, एक एवरेज लगा दिया, तो इससे क्या होगा, इसको और भी फायदा होने लगा। समझ गए? और हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया गया तथा और राजस्व की दर जो है यानी कि जो टैक्स है वो तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। और हर 30 साल के बाद जमीनों का क्या गया, फिर से सर्वेक्षण किया कि क्या उपजाऊ वगैरह बढ़ा है या फिर घटा है, क्या हुआ है। वैसे तो लोग हमेशा बढ़ाता ही था, घटाता कभी नहीं था। फिर वो जो है सर्वेक्षण करने के बाद फिर जो राजस्व की दर है यानी कि जो टैक्स पहले लेता था उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता था। तो कुछ इस प्रकार का था रिकॉर्डो का भूमिका। और हम लोगों ने देखा एक नए राजस्व प्रणाली में किस तरीके से उन लोगों ने अत्याचार किया था किसानों पर। ठीक है, अब देखते हैं राजस्व की मांग तथा किसान का कर्ज। एक राजस्व की मांग क्या थी, जो टैक्स लेते थे उसका मांग, और किसान का कर्ज किस तरीके से थे इसको देखेंगे। देखिए, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो है 1820 के दशक में किया गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा पहला राजस्व जो है 1820 के दशक में इंग्लैंड में जो डेविड रिकार्डो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे उन्होंने के द्वारा शुरू की गई थी। तो राजस्व की मांग में बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो है 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत सारे किसान अपना निवास स्थान छोड़कर नए क्षेत्रों की ओर चले गए। यानी कि टैक्स जो मांग रहे थे, जो टैक्स वो लोग मांग रहे थे, इतना ज्यादा राजस्व मांग रहे थे कि उन्होंने को अपना घर छोड़ करके फिर जो है वहां से बाहर जाना पड़ा। खराब फसल होने पर भी किसानों को किसी भी प्रकार का राजस्व में अदा नहीं करना पड़ता था, माफ नहीं होती थी। ठीक है, जो कि असंभव था। अदा नहीं करने पर फसलें जो है वह जब्त कर ली जाती थी और पूरे गांव पर जुर्माना लगा देता था। और जब वो अदा नहीं कर पाते टैक्स को, तो क्या करता था, उसका फसल जो उपजाऊ हुआ है उसको वो जब्त कर लेते थे, ले लेते थे और पूरे गांव पर जुर्माना लगा देते थे। पूरा गांव, एक आदमी है पूरा गांव को। ठीक है, फिर देखिए 1832 के बाद कृषि उत्पादकों की कीमत जो है वो काफी घट गई। और जो कृषि उत्पाद करते थे किसान वगैरह, जो उपजाते थे, जो धान वगैरह जो भी खेती करते थे, उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा घट गई। कब? 1832 के बाद। फिर 1832 से लेकर के 34 के वर्षों में देहाती इलाका जो अकालों के चपेट में रहा। ऐसे समय किसान के पास कुछ नहीं था तो वह ऋणदाता से उधार लेकर राजस्व चुका सकता था, पर उसे ऋण भी नहीं मिलता था। एक बार ऋण लेने पर किसानों पर कर्ज बढ़ता गया। ठीक है, तो 1832-34 के वर्षों में जब देहाती इलाका का यानी कि एक प्रकार का अकाल जैसी स्थिति आ गई थी, फिर वो जो है ऋण लेने के लिए गया ऋणदाता से, लेकिन ऋणदाता भी उसको ऋण नहीं देते थे। और जब कोई अगर ऋण दे भी देता था तो दोस्तों उसका जो कर्ज है एक प्रकार का, समझ लो अगर ऋण लिया तो समझ लो कि उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया और उसको वो कभी अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि टैक्स जो है ऋण का भी बहुत ज्यादा लिया जाता था। ठीक है, अब देखिए 1840 के दशक तक ब्रिटिश अधिकारी को एहसास हुआ कि हर जगह किसान कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। 1845 के बाद कृषि उत्पादकों की कीमतें जो है बढ़ने लगी। फिर 1840 के दशक तो जो है ब्रिटिश अधिकारियों को कहीं ना कहीं ये चीज का एहसास हुआ कि किसान जो है वो अब कर्ज में डूबे जा रहे हैं। फिर वो क्या किया कि 1845 के बाद जो है कृषि उत्पादक यानी कि जो उपजाते थे, वो खेती वगैरह जो करते थे, उसकी कीमतें जो है वो बढ़ाने लगी, यानी कि बढ़ा दी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का राजस्व की मांग थी जो कि हम लोगों ने देखा, और किसान का कर्ज कैसे कैसे हुआ हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की कपास की खेती में तेजी। ये कपास की खेती बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। देखिए 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग अमेरिका से आता था। समझ गए? यानी कि 1860 क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कि 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में जो कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाले समस्त कपास की 3/4 भाग वो कहां से आता था, या फिर अमेरिका से कितना भाग आता था, तो 3/4 भाग। पूछते कहां से आता था, तो अमेरिका से आता था। ठीक है, और 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई
तथा 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे, ठीक है। और ये जो है यानी कि 1860 के पहले जो है वो कहां से 3/4 भाग जो है वो अमेरिका से आता था। फिर 1857 में ब्रिटेन में जो है कपास की आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी यहाँ पर बनाई गई। और भारत की भूमि जो था, भारत की जो जमीन था, जलवायु था, वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त थे, बहुत ही ज्यादा यहाँ से उपजाऊ वगैरह होते थे कपास के, ठीक है। अब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन को कपास आयात में समस्या उत्पन्न हो गई। और 1861 में क्या हो गया, अमेरिका के अंदर जो है एक प्रकार का स्थिति उत्पन्न हो गई, वहां पर युद्ध छिड़ गया। तो ब्रिटेन को अब कपास वगैरह मिलने में यानी कि उसको नहीं मिलने लगा, क्योंकि पहले उसका जो 1/3 जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि 3/4 भाग, ठीक है, 3/4 यानी कि अगर समझ लीजिए, अगर 1% समझेंगे तो 75%, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो 3/4 जो है वो कहां से आता था, अमेरिका से आता था। जब अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, कब हो गया था, 1861 में। ध्यान रखेंगे अमेरिका में गृह युद्ध कब छिड़ गया, 1861 में। तो जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, उसके बाद जो है कपास की जो समस्या है यानी कि आयात में कमी आने लगी और यहाँ ब्रिटेन में समस्या होने लगी। अमेरिका से आने वाले कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई और वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। और जो आता था वो अब 3%, यानी कि पहले मान लेते 75% आता था, तो अब 3% से भी कम आ रहा था, ठीक है। और 1861 में जहां 20 लाख गांठे यानी कि बोझा, एक प्रकार का बोझा समझते हैं, गांठे आप लोग समझते हैं, यानी कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो जो खेत वगैरह ये करने के बाद जो माथा में ढो करके लेके जाते हैं, बोझा बांध करके, ठीक है, एक प्रकार का समझ सकते हैं। जैसे कि कैसे आपको बताएं, माथा पे जो ढो के लेके जाता है, एक बार आप उसको समझ सकते हैं बोझा, ठीक है, और या फिर गांठे। तो 1861 में जहां 20 लाख गांठे आई थी, वहीं 1862 में 55,000 गांठों का आयात हुआ। जहां पर 20 लाख आए थे 1861 में, वहीं पे 1862 जस्ट एक साल के बाद यानी कि गृह युद्ध के बाद, अमेरिका के गृह युद्ध के बाद मात्र 55,000 गांठों का आयात हुआ, यानी कि इंपोर्ट हुआ, यानी कि अमेरिका से इंग्लैंड में आया। इसलिए ब्रिटेन भारत की ओर रुक गया और इसीलिए बस यही एक रीजन था जिसके कारण ब्रिटेन जो है वो भारत की ओर पूर्ण रूप से रुक गया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा समस्या आने लगी थी। फिर दक्कन के गांवों के रैयतों को, यानी कि दक्कन के गांव के किसानों को, रैयत का मतलब किसान, तो दक्कन के गांव के किसानों को अचानक असीमित ऋण ब्रिटिश अधिकारी साहूकार के माध्यम से उपलब्ध कराने लगे। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी, ठीक है। और फिर अचानक जो साहूकार थे उन्हीं के द्वारा जो है किसानों को, यानी कि दक्कन के जो किसान थे उनको क्या किया, एक प्रकार का ऋण देने लगा, यानी कि पहले लोन वगैरह कोई नहीं देता था, अब इसको ऋण देने लगा, यानी कि एक प्रकार का उसको लोन देने लगा। और उन्हीं कपास से उगाए जाने वाले जो प्रत्येक एकड़ के लिए उसको 100 रुपये जो है अग्रिम राशि दी जाने लगी। अब 1860 से लेकर के 1864 के काल में, यानी कि इसी समय अंतराल में कपास उगाने वाले एकरों की संख्या दोगुनी हो गई, ठीक है। यानी कि जब 1860 में सबसे पहले उसका अकाल स्थिति 1861 में आया, 65 में जो मात्र 55,000 गांठ आया, जहां की 20 लाख आता था। फिर 20 लाख की जगह 55 हो गया, तो वो क्या किया, इंडिया की ओर जो है रुख ले लिया। फिर इंडिया की ओर रुख खा लिया, दक्कन के गाँव में वहां के किसानों को जो है ऋण भी देने लगा, किसके द्वारा, साहूकारों के माध्यम से, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको पहले ही यानी कि कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए उसे 100 रुपये जो है अग्रिम राशि दी जाने लगी। और 1860 से लेकर के 64 के ही समय अंतराल में उसकी जो उगाने वाली जो क्षमता थी, वो एकड़ों की संख्या जो है वो क्या हो गई, दुगुनी हो गई, ठीक है, दुगुनी। और 1862 तक ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। अब समझिए 90% भाग जो है सिर्फ भारत से जाता था, 90%। पहले वहां से कितना आता था, 70%, यानी कि 3/4, और यहाँ पर देखिए 90%। तो उसका 1864 यानी कि जस्ट एक साल बाद, यानी कि 1862 तक ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग जो है अकेले भारत से जाता था। अब ऋण का स्रोत सूख क्यों गया, समझिए, ऋण का स्रोत सूख गया। जब अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन भारत से कपास कम से कम मात्रा में खरीदने लगे, जिससे यहाँ के किसानों की स्थिति जो है वो फिर से दयनीय हो गई। एक और ऋणदाता ऋण देना बंद कर दिया, दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। समझ गए, फिर से ऋण जो है, यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं कि ऋण जो है, ऋण का स्रोत पहले जो साहूकार ऋण देते थे अंग्रेजों के कहने पर, और ऋण देने के बाद वो लोग जो है ऋण लेते थे, लोन लेते थे, लोन लेने के बाद खेती करते थे, खेती करने के बाद उपजाऊ करते थे, फिर उसको बेचते थे, फिर आमदनी जो है वो दुगुनी होती जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज उसको लेना छोड़ दिया तो ऋण देना भी बंद कर दिया, उपजाऊ भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो जब अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया, फिर अंग्रेज जो है वहीं चले गया, फिर यहाँ की किसानों की स्थिति वही रह गई और ऋणदाता ऋण देना भी बंद कर दिया, जिससे कि दूसरी ओर राजस्व की मांग फिर से बढ़ा दी गई। फिर क्या किया, दूसरी ओर जो राजस्व की मांग है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व टैक्स है उसको फिर से बढ़ा दिया। समझ रहे हैं किस तरीके से अत्याचार होता था। अब देखिए अन्याय का एहसास, सबसे पहले हमने बताया कि ऋण का स्रोत सूख गया। अब देखिए अन्याय का एहसास, ऋणदाता किसानों को ऋण देना बंद कर दिया। जो ऋणदाता यानी कि जो ऋण देते थे, लोन देते थे, वो क्या किया, किसानों को जो ऋण देना है, लोन देना है, वो बंद कर दिया। किसानों को बहुत गुस्सा आया कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनशील यानी कि बेरहम कब से बन गया।
इतना किसानों को गुस्सा आया कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है, उनको मेरी हालत पर तरस क्यों नहीं आ रहा। रैयत ऋणदाता को धोखेबाज और कुटिल समझने लगे। ठीक है, क्या क्या समझने लगे, धोखेबाज और कुटिल। कौन, रैयत यानी कि किसान। किसान जो है उसको क्या समझने लगे, ऋणदाता को जो लोन देते थे उसको धोखेबाज और कुटिल समझने लगे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था। क्या कानून, 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था। परिसीमन कानून, क्या, परिसीमन कानून। इसमें कहा गया था कि ऋणदाता और रैयत यानी कि ऋणदाता यानी कि जो लोन देने वाला है और किसान के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 सालों के लिए मान्य होंगे। इस कानून का मकसद बहुत समय तक ब्याज के बढ़त को रोकना था, लेकिन ऋणदाता घुमा फिराकर इस कानून को अपनी तरफ कर लिया। अब वह रैयत से हर 3 साल बाद नया बंद पत्र भरवाने लगे। तो यानी कि एक कानून बना था कि इस यानी कि ये जो है यानी कि 1859 में जो है अंग्रेज है एक कानून लाया था जिसका नाम क्या था, परिसीमन कानून। इसमें यह कहा गया था कि लोन और रैयत यानी कि लोन देने वाला और रैयत यानी कि किसान के बीच एक हस्ताक्षर होगा, एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर होगा। वहां पर क्या कहा कि केवल 3 सालों के लिए मान्य होंगे। लेकिन इस कानून का भी मकसद जो था वो बहुत समय तक जो है ब्याज के बढ़त को रोकना था। ठीक है, लेकिन ऋणदाता क्या किया, जो लोन देने वाला है उसको घुमा फिरा कर इस कानून को अपनी तरफ कर लिया और अब वह रैयत से 3 साल के बाद नया बंद पत्र भरवाने लगे। और फिर 3 साल के बाद वो क्या किया, 3 साल के बाद फिर से नया बंद पत्र। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं तो पहले अगर उसको टैक्स यानी कि वो रैयत में लोन दिया अगर 2 लाख का, ठीक है, तो वो फिर क्या किया, इस कानून को बदल दिया, वो 1 लाख कर दिया। या फिर जो टैक्स लेता था 2 लाख में 10% तो इसको कर दिया 20% कर दिया। यानी कि 3 साल के बाद वो कानून को चेंज करने लगा। कौन, यहाँ पर ऋणदाता की बात हो रही है। ठीक है, अब दक्कन दंगा आयोग देखते हैं और दक्कन दंगा आयोग उसके बाद चैप्टर जो है आपका समाप्त। इसलिए बहुत ही जल्दी हम लोगों ने चैप्टर को समाप्त किया, बहुत ही मजे के साथ। ठीक है, तीसरा वीडियो ये चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है। जो भी बच्चे नहीं देखे प्लीज देख लेंगे। और सिलेबस का आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग का सिलेबस यहाँ पर 100% खत्म होगी। ठीक है, और एक चीज दोस्तों, इससे पहले 9 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट है, सब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट है, या फिर चैप्टर एक्सप्लेनेशन का अलग है, या फिर तीनों का एक जगह है। तो जैसे भी आपको जो भी चीज देखना है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा घोटघाट वगैरह कीजिए मोबाइल में, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब देखते हैं दक्कन दंगा आयोग। देखिए इस आयोग को, और एक चीज दोस्तों, तनु क्लासेस वेबसाइट जो है हमारा, यानी कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है तनु क्लासेस, जो आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे वहां पर जो है सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है वो अपलोड हो रहा है। उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को कोई भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में डाउट हो तो वहां जाकर के जरूर देख सकते हैं। और वहां पर फुल ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी का 50 किसी का 70, तो आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और VVI मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है, इसलिए आप लोग जरूर जाइए तनु क्लासेस, वहां पर सर्च करके अच्छे से पढ़िए। वहां भी आपको अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी पढ़िए वहां भी पढ़िए क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है। चलिए, टाइम कम है इसलिए कम है क्योंकि दोस्तों ये टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप लोग बाद में बहुत पछताइएगा क्योंकि आप लोग अभी पढ़ते नहीं है। बहुत बच्चे अभी हैं क्या करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं। अभी समय कम से कम 5 से 6 घंटा अभी कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। बच्चे ऐसे जो कि 12 घंटा 10 घंटा करके पढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा। आप ही में से मतलब आपका ही कोई दोस्त होगा ऐसा, आप जरूर पता कीजिएगा। ठीक है, वो घर में घुस के रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पढ़ता भी होगा कि क्या। ठीक है, चलिए दक्कन दंगा आयोग समझते हैं। देखिए इस आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने बतलाया कि जब ऋण चुकाए जाते थे तो ऋणदाता जो है रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे। यानी कि दक्कन दंगा आयोग का मतलब क्या हुआ, यानी ये आयोग क्यों हुआ, तो देखिए इस आयोग को प्राप्त हुई यानी कि इस आयोग को पता चला कि रैयत लोगों ने यानी कि किसान लोगों ने बतलाया कि जब वो ऋण चुकाते थे, जो वो लोन दे देते थे, तो ऋणदाता यानी कि जो लोन देने वाला है उसको रसीद देने से इनकार कर देते थे। किसको, रैयत को यानी कि किसान को। जब उसको पैसा मिल गया तो उसको रसीद दे देना चाहिए, ये जो है उस चीज का इनकार कर देते थे। और बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे। और बंद पत्रों में जहां ये चीज लिखना चाहिए कि ये पेड कर दिया, लोन अदा कर दिया, वहां पर वो जाली आंकड़े भर देते थे। यानी कि अगर जमा किया 20,000 तो लिख देते थे वहां 2,000 या फिर 200। ठीक है, और किसानों की फसल कम कीमतों पर लेते थे। और फिर किसानों की फसल जो है वो कम कीमतों पर लेते थे। समय के साथ किसान जो है समझने लगे थे कि उनके साथ अन्याय का जड़ यही दस्तावेज बही खाता ही है। ठीक है, और समय के साथ किसान जो है ये समझने लगे कि उसके साथ जो अन्याय होता है वो क्या है, यही दस्तावेज बही खाता, यानी कि यही लोन वाला सिस्टम। अब देखते हैं दक्कन दंगा आयोग। पहले हम लोगों ने देखा दक्कन दंगा आयोग, फिर से वही दक्कन दंगा आयोग देखते हैं। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थे। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में यानी कि शुरू में जो बंबई की सरकार है उसे वो गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थे। परंतु भारत सरकार ने, जो कि 1857 की विद्रोह की यादों से
चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है। दक्कन दंगा आयोग के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों हम लोग चैप्टर को यही समाप्त करते हैं और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दक्कन दंगा आयोग जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग क्या होता है पूछता है कभी कभी। उसके बाद कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है, जैसे कि बीच बीच में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1860 से 64 के बीच, 1862 में जो है ब्रिटेन में जितना कपास आता था उसका 90% जो है भारत से आने लगा, तो 1862 में ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। उसके बाद एक 1861 में जो है गहराई युद्ध हो गई थी, अमेरिका में अकाल की स्थिति आ गई थी, क्योंकि उससे पहले 3/4 जो भाग है कपास वो कहां से आता था, अमेरिका से आता था। कहां, ब्रिटेन में, ठीक है। फिर कपास की खेती में तेजी वगैरह हम लोगों ने देखा, राजस्व की मांग तथा किसान का कर्ज हम लोगों ने देखा, किस तरीके से राजस्व जो है वो मांग करते हैं, फिर किस तरीके से किसान जो है उसको नहीं पे कर पाते। पूरा चैप्टर ही वही है आपका, कोई बड़का चीज नहीं है। अगर आपको दोबारा देखेंगे, दोबारा तो देखने की वजह से कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे तो आपको मुझे लगता है पूरा दिमाग में ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पे चैप्टर को समाप्त करते हैं। पार्ट 3 था आपका। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे इसी चैप्टर का, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि दीर्घ और लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को लेके आएंगे। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। और 5 चैप्टर आपका बच चुका है, फटाफट उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यही 10-15 दिन के अंदर। इससे आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द